नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बलजीत एक बार फिर से ट्रैक्योस्टोमी पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने ट्रैक्योस्टोमी के पार्ट 1 के अंदर डेफिनेशन, पर्पस, इंडिकेशन, इसके अलावा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्योस्टोमी, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो पार्ट 2 है, इसके अंतर्गत हम फर्स्ट वन हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन आप लोग देखें, बिना कोई डिले किए हुए आप लोगों का मैं ये सेशन शुरू कर लेता हूँ। और जैसे कि आप लोगों की जिम्मेदारी है सेशन को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, वो सारी बातें आप लोग तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखेंगे और हेल्प भी करेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद चाहता हूँ। चलो, बिना कोई डिले किए हुए आज का जो हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। एक बार देखें, ये ट्रैक्योस्टोमी का पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। अगर हम आर्टिकल्स देखें, आर्टिकल्स के बारे में अगर देखें, ट्रैक्योस्टोमी के लिए कौन कौन से जरूरी आर्टिकल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको नीड होती है, तो इनके वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आपके पास टीटी सेट होना चाहिए, ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब सेट होना चाहिए, या टीटी ट्यूब बोल सकते हैं इसको, ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, टीटी ट्यूब भी बोलते हैं इसको। आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, एक ट्यूब होनी चाहिए, उसी को तो आप लोग अंदर डालेंगे, तो पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक ट्यूब होनी चाहिए। अब आप लोगों से पूछा जाए, ये ट्यूब है ना, ये दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक प्लास्टिक से बनी हुई ट्यूब होती है और एक होती है आपकी मेटल से बनी हुई ट्यूब। एक प्लास्टिक से बनी हुई ट्यूब होती है जिसको आप लोग बोलते हैं प्लास्टिक ट्यूब, और इस प्लास्टिक मटेरियल को बोलते हैं पीवीसी। पीवीसी बोले तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बनी हुई ट्यूब। एक होती है मेटल ट्यूब। और प्लास्टिक ट्यूब की तो मैंने आप लोगों से बात कर ली थी। मेटल ट्यूब क्या होती है, मेटल जो मेटल से बनी हुई होगी। आप लोग इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं बच्चों कि मेटल से बनी हुई ट्यूब कुछ इस प्रकार से होती है। मान लीजिए ये आउटर कैनुला है, ये फिक्स हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, या आपकी स्किन में फिक्स हो जाएगा, और इसके अंदर एक दूसरा कैनुला डाल दिया जाता है जो मेटल से ही बना हुआ होता है, और उस मेटल कैनुला को नाम बोलते हैं इनर कैनुला। जैसे आप लोग इस तरह से माने, आपके पेन की जो रिफिल होती है उसके अंदर जो आपने डायमीटर देखा होगा इस तरह से, दैट इज इनर कैनुला, दैट इज इनर कैनुला। और दूसरा आप लोगों ने ये देखा, दैट इज आउटर कैनुला, आउटर कैनुला। तो आपने दो पार्ट देखे। पीवीसी तो मैंने प्लास्टिक से बनी हुई ट्यूब आपको दिखा दिया था, लेकिन दूसरी एक मेटल से बनी हुई ट्यूब है, और इस मेटल से बनी हुई ट्यूब के अंदर एक इनर कैनुला होता है और एक आउटर कैनुला होता है। अगर इसके पार्ट्स की हम बात करें तो इन दोनों पार्ट्स की बात कर ली। इसके अलावा एक होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, देखो इसी की हम बात कर लेते हैं, ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब और इस मेटल वाली ट्यूब के पार्ट्स। मैं पार्ट्स की बात कर रहा हूँ, मेटल ट्यूब के पार्ट्स। पहला पार्ट है आपका आउटर कैनुला, आउटर कैनुला। अगर आउटर कैनुला आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बताना, दैट इज फिक्स इन द परमानेंट फिक्स इन ट्रेकिया, परमानेंट, ये आपकी परमानेंट फिक्स रहती है ट्रेकिया के अंदर, फिक्स इन ट्रेकिया। लेकिन अंदर वाली ट्यूब है वो फिक्स नहीं रहती है, उसको रिमूव किया जा सकता है, इसलिए आप लोग उसको रिमूवेबल भी बोल सकते हैं, इनर कैनुला। दूसरा पार्ट क्या होता है, इनर कैनुला। अगर आपने सेकंड वीडियो आपको समझना है तो फर्स्ट वाले को जरूर देखें, वहां पे आपको कुछ चीज़ों के बारे में आपको क्लू मिल जाएगा कि नेक्स्ट चीज़ उस पर डिपेंड होगी। अब आपने देखा इनर कैनुला, ये फिक्स रहता है आउटर कैनुला में, दैट दैट फिक्स इन आउटर कैनुला, ये आउटर कैनुला में फिक्स हो जाता है, लेकिन बट रिमूवेबल, लेकिन ये रिमूवेबल होता है। इसको आप लोग निकाल के, इसके अंदर म्यूकस जमा हो जाए तो उसको गर्म पानी से इसको क्लीन किया जा सकता है। तो इनर कैनुला हमेशा कैसा होता है, आपका रिमूवेबल होता है।
इसके अलावा तीसरे अगर एक पार्ट की बात करें तो वो होता है ओब्ट्यूरेटर। ओब्ट्यूरेटर, ये 3 पार्ट्स होते हैं और ओब्ट्यूरेटर आपके गाइड वायर की तरह काम करता है, जो ट्यूब को इंसर्ट करने में काम करता है एज ए गाइड वायर, एज ए गाइड वायर। आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा कि ट्रैक्यूस्टोमी जो ट्यूब है, इस ट्यूब को आर्टिकल्स में हमें हमारे पास ट्रैक्यूस्टोमी ट्यूब होनी चाहिए। और ये ट्यूब 2 प्रकार की आ सकती है, प्लास्टिक से बनी हुई रहे चाहे आपकी मेटल से बनी हुई है। मेटल की होगी तो उसमें इनर कैनुला रिमूवेबल होगा, आउटर कैनुला फिक्स हो जाएगा। इनर कैनुला को हम नॉर्मल स्लाइन से या फिर हॉट वाटर से इसको हम क्लीन कर सकते हैं, ऐसा आप लोग ध्यान में रखें। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपके पास आर्टिकल होना चाहिए, दूसरे आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स बोलना सक्शन कैथेटर। आपके पास क्या होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होने चाहिए। और सक्शन कैथेटर किस लिए जरूरत पड़ेगा, सक्शनिंग के लिए। आपको सक्शनिंग करना होगा तब सक्शन कैथेटर की जरूरत पड़ेगी। और ट्रैक्योस्टोमी के द्वारा सक्शनिंग आपको किया जाता है। मोस्टली आप लोगों 14 फ्रेंच जो कैथेटर है, जो ग्रीन कलर का आता है, ये आप लोग यूज करते हैं। ग्रीन कलर का 14 नंबर सक्शन कैथेटर आता है, वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैक्यो डायलेटर होना चाहिए। ट्रैक्यो डायलेटर, इसका काम क्या होता है तो आप लोग बताना। कभी इमरजेंसी कंडीशन में एक्सीडेंटली अगर आपके ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब रिमूव हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको निकाल के और जो ओपनिंग है उसको डायलेटर डाल दिया जाता है, ट्रैक्यो डायलेटर, ताकि उसकी वजह से एयरवे मेंटेन हो सके। तो ये ट्रैक्यो डायलेटर यूज किया जाता है डायलेशन के लिए। इसके अलावा आप लोगों से सॉल्यूशन होना चाहिए, आपके पास आर्टिकल में सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन आपके पास एक 7%, 7.5 से लेके 10% बीटाडीन होना चाहिए आपके लिए, बीटाडीन। और ये बीटाडीन आपका सर्जिकल साइट प्रिपरेशन के लिए काम में लेंगे। सर्जिकल साइट प्रिपरेशन के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्जिकल साइट प्रिपरेशन के लिए कितना % बीटाडीन काम में लिया जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 7.5 से लेके 10% बीटाडीन। इसके अलावा अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आप लोग बोलना सेकंड जो सॉल्यूशन है वो आपके पास नॉर्मल स्लाइन और H2O2 होने चाहिए। नॉर्मल स्लाइन का मतलब नॉर्मल स्लाइन और H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आपको क्लीन द ट्रैक्योस्टोमी सरफेस या क्लीन द ट्रैक्योस्टोमी साइट, क्लीन द टीटी साइट, ट्रैक्योस्टोमी साइट को अगर आपको क्लीन करना है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है, मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है नॉर्मल स्लाइन या H2O2 यूज करते हैं। अगर साइट प्रिपरेशन करनी है ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब के लिए तो मोस्ट कॉमन आपके बीटाडीन सॉल्यूशन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आपके पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपके पास पार्ट की बात कर रहा हूँ, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट, भाई पेशेंट को एनेस्थेसिया देंगे, लोकल देंगे, उसको शून्य करने के लिए, उसके सेंसेशंस को कम करने के लिए, तो आपके पास ये होना चाहिए 2% जाइलोकेन। आप लोगों ने हमेशा लोकल में यही देखा होगा, 2% जाइलोकेन आपके पास होना चाहिए एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम आर्टिकल्स की, तो इसके अलावा और क्या आर्टिकल्स आप लोगों के छूट गए हैं आप लोग देखें और मुझे एक आध आर्टिकल्स आप भी रिकॉल करें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए। इसके अलावा भैया आपके पास सर्जिकल ब्लेड होनी चाहिए, सर्जिकल ब्लेड होनी चाहिए इंसिजन लगाने के लिए। एम्बू बैग भी आप लोगों के पास रहे तो अच्छा है। आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट ये आपके पास होना चाहिए। सक्शन एपरेटस आप लोगों के पास होना चाहिए, सक्शन एपरेटस। ये तमाम तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो आपकी साइट के ऊपर प्रिपेयर रहें ताकि आप ट्रैक्योस्टोमी लगा सकें। चलो आगे आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे यही थे। आर्टिकल के बाद आपका आता है केयर, कि ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब आपने लगा दी, आपने आर्टिकल्स अरेंज कर लिए, डॉक्टर ने ट्रैक्योस्टोमी लगा दिया,
अब लगाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसकी समय समय पे सक्शनिंग करनी पड़ेगी, उसका बहुत से केयर ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो उन बातों को हम बोलते हैं केयर। केयर के दौरान हम कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे, तो सबसे पहली जो बात आती है ना केयर के दौरान, वो सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि भाई जो ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब है ना, इसके लगाने के बाद पेशेंट है वो बोल नहीं पाता है, कैन नॉट स्पीक। तो ये इस स्पीक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको एडवाइस देनी पड़ेगी, आपको पेशेंट को एडवाइस देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ये केयर का ही आपका पार्ट है। तो पहला आप बता दें, पेशेंट अनेबल टू स्पीक आफ्टर ट्रैक्योस्टोमी। मरीज है वो ट्रैक्योस्टोमी के बाद बोल नहीं पाता है, और बोल नहीं पाता है तो आप लोग उसको क्या करेंगे, क्या एडवाइस देंगे आप लोग। तो आप लोग यहाँ पे बताएं, पहला आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दें उसको, ऐसे मरीज को, क्योंकि आपको पता है कि जो मरीज है यहाँ पे जब हम उसको ओपनिंग कर देते हैं तो एयर है वो यहीं से बाहर आ जाती है, आपके लैरिंग्स के अंदर नहीं जाती है, आपके वोकल कॉर्ड में नहीं जाती है, और साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, साउंड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए मरीज की ओनली हवा निकलेगी, साउंड बाहर नहीं आती है, और मरीज को एंजाइटी हो जाती है कि मेरी आवाज़ चलेगी। तो आप लोग उसको एडवाइस कर दें कि जब इसको वापस बंद करेंगे तो आप लोगों का आवाज़ है वो वापस से आप बातचीत करने लग जाएंगे। इस तरह से आप लोग बता दें। तो सबसे बेटर आपका, जब भी पेशेंट बोल नहीं पाएगा तो ऐसी कंडीशन में उसका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा, आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं अफेक्ट कम्युनिकेशन। मरीज का क्या हो गया, बातचीत करने का जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट हो गया, और कम्युनिकेशन अफेक्ट हो गया तो ऐसी कंडीशन में कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आप यूज पेपर, आप कह सकते हैं पेशेंट को एडवाइज करेंगे। यहाँ पे बोलना एडवाइज, कम्युनिकेशन करवाने के लिए उसकी क्या एडवाइस करेंगे। तो एडवाइस में आप लोग बोल दें, इफ पेशेंट वांट टू स्पीक वन वर्ड लाइक थैंक्स, देन कीप द हैंड ऑन स्टोमा। जो आपकी ओपनिंग है उसके ऊपर हाथ रख के वन वर्ड आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कवर द स्टोमा, दूसरी एडवाइस क्या करेंगे आप, कवर द स्टोमा विद सैलाइन सोक्ड गोज, स्टेराइल गोज, सैलाइन सोक्ड स्टेराइल गोज से स्टोमा को कवर करके रखें, ऐसा आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऐसे इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं आप, तो आप कहेंगे प्रिवेंट फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। आप फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन को रोकना चाहते हैं, इसलिए आप लोग ऐसी एडवाइस मरीज को दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों से पूछा जाएगा, एक पेशेंट है जिसका ट्रैक्योस्टोमी हुआ है, नर्स उसको सैलाइन सोक्ड गोज पीस से उसको कवर कर देता है, व्हाट इज द रीजन, तो आप कहेंगे प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। इस तरह से आप लोग कहेंगे। इसके अलावा अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया व्हाट इज द, आप लोगों ने बोला कि ट्रैक्योस्टोमी के बाद कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाता है, और जब कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है तो हम उस मरीज को बोलते हैं कि आप लोग वन वर्ड वगैरह बोलने हो तो आप लोग अपनी स्टोमा पे हाथ रखें और फिर बोलें, या फिर अपनी जो ओपनिंग है स्टोमा है उसको सैलाइन गोज से कवर रखें,
इस तरह से, या फिर आप एडवाइज करते हैं कि जैसे ही ट्रैक्योस्टोमी को क्लोज करेंगे तो आपके जो वॉइस है वो वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ये सब इंस्ट्रक्शन देख लिए, लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया और क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द मेथड यूज बाय नर्स for effective communication, for effective communication with patient after tracheostomy। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रैक्योस्टोमी। आप लोगों को ये बोला गया है कि एक मरीज है, अब आपसे मेथड पूछ लिया। देखो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो गजब का है भाई। अब आपसे पहले बोल रहा था कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाता है, क्या एडवाइस देंगे, एडवाइस पूछी ही नहीं। वो कह रहा है मुझे बताइए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, आप लोगों को पता है ट्रैक्योस्टोमी के बाद कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए नर्स के द्वारा कौन सा बेस्ट मेथड यूज किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे कहेंगे, आंसर आप लोग बता देना, बेस्ट कम्युनिकेशन आप लोग बोलना पेपर पेंसिल, और पेपर पेंसिल ना मिले तो आप लोगों से पेपर एंड पेंसिल मेथड, पेपर एंड पेंसिल मेथड, और पेपर और पेंसिल मेथड भी ना मिले तो दूसरा आप बोलना कोलबेल। ये बहुत ज्यादा बार आपसे पूछा गया है, कोलबेल आप लोग बता के चलना कि कोलबेल यूज करता है। आपने देखा होगा मरीज को जैसे ही जरूरत पड़ेगी आप उसको बोल के आएंगे कि अगर मुझे आपको मेरी जरूरत पड़े, नर्स की जरूरत पड़े, किसी हेल्प की जरूरत पड़े, तो आप ये कोलबेल है, इसका ये बटन प्रेस करना और मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। किसी भी प्रकार की कोई भी नीड हो तो आप लोग ऐसा करना, कोई परेशानी हो हेल्थ से रिलेटेड, या कुछ कोई आपको खाने की कोई चीज चाहिए, एवरीथिंग, जब भी आपको नर्स की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, तो आप इस कॉल बेल को प्रेस कीजिए। ऐसा आप उसको एडवाइस देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मोस्टली आपने ऐसा देखा होगा। चलो यहाँ से हमने बहुत सारी बातें कर ली इसके केयर से रिलेटेड, कि हम इस प्रकार की ध्यान में रखेंगे बातें। इसके अलावा एक चीज आप लोग और ध्यान में रखना कि भाई नेक्स्ट है सक्शनिंग, कि सक्शनिंग कैसे करेंगे। तो आप लोग सक्शनिंग के लिए भी कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे, लेकिन सक्शनिंग से पहले मैं एक चीज और आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, कि जब भी ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब डालेंगे तो पोजीशन कौन सी देंगे। तो आप बोलना ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब डालने के दौरान पोजीशन, आप लोगों से अगर बात की जाए पोजीशन, तो आप लोग बोलना रोज पोजीशन दी जाती है, रोज पोजीशन, रोज पोजीशन फॉर इंसर्शन। ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, रोज पोजीशन। और रोज पोजीशन अगर आपको बोला जाए क्यों दी जाती है, थोड़ा सा आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, जो टेक्निकली आपको मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही होगी, तो उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे। आप लोग देखें कि पोजीशन कौन सी दी जाती है ट्रैक्योस्टोमी लगाने के लिए, तो आप कहेंगे रोज पोजीशन। आपसे पूछेगा इसका एडवांटेज क्या है, पर्पज क्या है, तो आप कहेंगे ट्रेकिया विल बी प्रोमिनेंट। इसका एडवांटेज क्या है, ट्रेकिया विल बी प्रोमिनेंट, विल बी प्रोमिनेंट। ट्रेकिया आपका उभर के बाहर आ जाएगा ऐसे, और आसानी से आप लोगों को विजुअलाइज होगा। तो ट्रेकिया को प्रोमिनेंट करने के लिए आप रोज पोजीशन देते हैं। इसके अलावा एक और पार्ट आप लोग यहां पे ले लेना, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब की अगर बात करें कि ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब का प्लेसमेंट क्या होता है, तो प्लेसमेंट अगर आपको चेक करना हो तो प्लेसमेंट के लिए आप लोग बेस्ट बताना कि यहाँ पे आप लोग ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब का प्लेसमेंट, बेस्ट मेथड पूछ से आपसे, बेस्ट मेथड, तो आप बोलना बेस्ट मेथड एक्सरे। ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब हो चाहे आपकी एनजी ट्यूब हो,
इनका अगर बेस्ट प्लेसमेंट, एक्यूरेट प्लेसमेंट, एक्यूरेट भी बोल सकता है, एक्यूरेट प्लेसमेंट चेक करना हो, करेक्ट मेथड पूछे आपसे, तो प्लेसमेंट चेक करने के लिए आप लोग बताना एक्सरे करते हैं। इसके अलावा भी मेथड होते हैं, जैसे एयर साउंड सुनते हैं, आप लोग बोलना कि लंग्स के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के और एयर साउंड सुना जाता है, और उस एयर साउंड को नाम बोला जाता है वूजिंग साउंड। तो इस तरह से बोला जाता है। लेकिन बेस्ट मेथड अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब का प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट चेक करना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग आंसर देना एक्सरे को, और प्रायोरिटी इसी को देना, एक्सरे करते हैं। अब मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आपके देखो जितने भी स्टार लगाए हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक लाइन से। अब मेरे सक्शनिंग पे आ जाएं आप लोग। सक्शनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है सक्शनिंग, क्योंकि केयर के दौरान सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे इस पार्ट से। आप लोग देखना यहाँ पे कि जो ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब है, इसकी सक्शनिंग की अगर हम बात करें, इस सक्शनिंग की अगर बात करें, तो सक्शन से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई सक्शनिंग प्रेशर क्या होना चाहिए। सक्शनिंग प्रेशर, भाई सक्शनिंग प्रेशर की अगर बात करें तो लगभग नॉर्मल जो सक्शनिंग प्रेशर होता है वो आप कितना यूज करेंगे सक्शनिंग के दौरान, तो आप बोलना एडल्ट के अंदर, अगर एडल्ट की बात करें तो इसमें 80 से लेके 120 mm ऑफ Hg, सॉरी 100 से बोलना, 100 से लेके आप बोलना 100 से लेके 120 mm ऑफ Hg, ये आपका सक्शनिंग प्रेशर होता है जो आप लोग एडल्ट में यूज करते हैं। नॉर्मल अगर सक्शनिंग प्रेशर चाइल्ड के अंदर बात करें, चिल्ड्रंस के अंदर बात करें, तब ऐसी कंडीशन में आप बोलना 80 से लेके 100 mm ऑफ Hg। लेकिन अब तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ सक्शनिंग यूज्ड बाय द नर्स ड्यूरिंग द सक्शन व्हेन सीक्रेशन इज थिक, तो आप लोग बोलना मैक्सिमम प्रेशर, और अप टू की अगर बात करें तो आप 150 mm ऑफ Hg तक जाना। अगर मैक्सिमम प्रेशर, सक्शन प्रेशर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, 150 mm ऑफ Hg। तो मैं यहाँ पे नोट लगा के भी लिख देता हूं, नोट लगा के, और नोट लगा के क्या है आप लोग बोलना प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, सक्शनिंग प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 150 mm of Hg when mucus and secretion, when mucus and secretions are थिक। अगर थिक सीक्रेशन है, म्यूकस बहुत गाढ़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप प्रेशर को कितने तक ले जा सकते हैं, 150, और यही आपका मैक्सिमम प्रेशर है। लेकिन एडल्ट और बच्चे दोनों में आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा सक्शनिंग प्रेशर हो गया, सक्शनिंग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सक्शनिंग पोजीशन, मैंने सक्शनिंग पोजीशन की बात कर रहा हूं। पहले मैंने बताया था आपको ट्रैक्योस्टोमी लगाने की प्रोसीजर के दौरान पोजीशन क्या होती है, तो रोज पोजीशन बताया था। लेकिन सक्शनिंग पोजीशन अगर आपसे पूछे तो आप बोलना मरीज को सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं सक्शनिंग करने के लिए। कौन सी पोजीशन, सेमी फाउलर, या आप लोगों को बोल सकता है 30 डिग्री एलिवेशन ऑफ हेड, एलिवेशन ऑफ हेड विद सुपाइन, सुपाइन पोजीशन, 30 डिग्री एलिवेशन ऑफ हेड, ये दोनों पोजीशन आप दे सकते हैं सक्शनिंग करने के लिए। अब आपसे तीसरा पूछा जाता है, सक्शनिंग प्रेशर हो गया, सक्शनिंग पोजीशन हो गया, सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी।
सक्शनिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार आपको सक्शनिंग करना चाहिए। तो जब आपने ट्रैक्योस्टोमी लगाया उसके फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर, पहले 24 आवर्स में आप लोग बोलें, फर्स्ट 24 आवर्स आप लोगों को 15 से 30 मिनट इंटरवल के बाद 15 टू 30 मिनट इंटरवल, 30 मिनट इंटरवल, इसके बाद सक्शनिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए आफ्टर 24 या आप लोगों से बोले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स, इसके बाद सेकंड हावरली सक्शनिंग करना चाहिए। या आप लोग कह सकते हैं इफ नीडेड, जब भी जरूरत हो, इफ नीडेड जब जरूरत हो तब आप लोगों को सक्शनिंग कर लेना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। इसके बाद है टाइम ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं कि कितने समय के लिए सक्शनिंग करना, कितनी देर तक सक्शनिंग करना चाहिए। अब कितनी देर की जब बात आएगी तो आप कहेंगे कि जो सक्शनिंग टाइम, ये लोग सक्शनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, सक्शनिंग टाइम ड्यूरेशन, सक्शनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो नॉर्मल आप लोग बोलना। अगर मैं आप लोगों को रेंज में बताऊं तो आप लोग बोलना 10 से 15 सेकंड, 10 से नॉर्मल सक्शनिंग का टाइम 10 टू 15 सेकंड, इतनी देर के लिए आप सक्शनिंग करें। लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछा जाए, एवरेज की अगर बात हो तब आप बोलना 10 सेकंड। लेकिन अगर आपसे बोला जाए मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम आप लोगों से बोला जाए तो आप बोलना 15 सेकंड के लिए सक्शनिंग करते हैं। और अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो मैंने रेंज आप लोगों को बता दी, दैट इज 10 से 15 सेकंड। अगर रेंज बोले तो 10 से 15 सेकंड के लिए सक्शनिंग करते हैं। एवरेज वन वर्ड में पूछे तो 10 सेकंड, और आप लोगों से मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शनिंग पूछे तो आप लोग बोलना कितनी देर के लिए करते हैं, तो आप 15 सेकंड के लिए बोलना। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों से परीक्षा के अंदर अलग अलग प्रकार से पूछे जाएंगे। अब एक चीज और देखें यहाँ पे, पेन ले लेता हूं मैं आपका, ये वाला। चलो देखिए भाई, क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह पूछ लिया जाए, व्हाट इज द नॉर्मल टाइम ऑफ सक्शनिंग इन ए ट्रैक्योस्टोमी पेशेंट, आपको ऑप्शन मिल सकते हैं 5 से 10 सेकंड, बी ऑप्शन है आपका 10 से 15 सेकंड, सी ऑप्शन है आपका 15 से 20 सेकंड, और डी ऑप्शन है आपका 20 से 25 सेकंड। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग आंसर करेंगे, आपको समझ में आया होगा, बी आंसर करेंगे 10 से 15 सेकंड। रेंज आप लोग ध्यान में रखेंगे, 5 से 10 कभी नहीं करेंगे। अगर ये ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएं, अगर ऑप्शन आपको मिलते 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड, तब आप राइट आंसर करते 10 सेकंड, तब आप राइट आंसर करते 10 सेकंड। अगर आपसे मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शनिंग पूछता, तब आप ऑप्शन करते 15 सेकंड। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं
इंटरमिटेंट सक्सनिंग हमेशा रिक्वायर होती है। सक्सनिंग कैसी करनी चाहिए, रुक रुक के करनी चाहिए, कभी भी लगातार सक्सनिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर प्रायोरिटी की बात करें तो सक्सनिंग से पहले, बिफोर सक्सनिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा आप लोग बोलना कि हाइपर वेंटिलेट दी पेशेंट। यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख देता हूँ। आप लोग देखना बच्चों कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिफोर सक्सनिंग। अगर आपसे बोले बिफोर सक्सनिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात हो, बिफोर सक्सनिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन है? कट कर दो। बिफोर सक्सनिंग अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की बात करें तो आप लोग बोलना भाई, फिर कट करो। बिफोर सक्सनिंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन तो आप लोग यहां पे बोलना हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट, हाइपर वेंटिलेट द पेशेंट, हाइपर वेंटिलेट या हाइपर ऑक्सीजनेट, हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट। और हाइपर ऑक्सीजनेट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन फॉर, एडमिनिस्टर 100% ऑक्सीजन फॉर 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए 100% ऑक्सीजन लगा दें सक्सनिंग करने से पहले। ये नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी मानी जाती है। इसके अलावा सेकंड नोट देखना, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कितना करेंगे, इंसर्शन ऑफ कैथेटर, इंसर्शन ऑफ कैथेटर। अगर कैथेटर इंसर्शन की बात की जाए तो आप लोग बोलना 6 to 8 इंच, कैथेटर को इंसर्ट किससे करेंगे, 6 to 8 इंच कैथेटर को आप लोग इंसर्ट करें, या फिर उतना करें जहां तक आपको रेजिस्टेंट मीट ना हो जाए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे इंसर्शन से रिलेटेड। एक अगली चीज और बता देता हूं, जब भी आप सक्शनिंग कैथेटर को सक्शन करने के लिए ऐसे डालते हैं सक्शन कैथेटर को, तो हमेशा प्रेशर ऑफ रहे आपका, जब आप इंसर्ट कर रहे हैं उस दौरान सक्शन प्रेशर ऑफ रहे। और जैसे सक्शन प्रेशर कब ऑन होना चाहिए, जब आप कैथेटर को विड्रॉल कर रहे हैं उस दौरान आप इनिशिएट करें प्रेशर को। ऐसा आपको इसलिए करना चाहिए, आप प्रिवेंट कर देंगे एरिथमिया को। अगर ऐसे आप यूज करेंगे तो मरीज को एरिथमिया नहीं होगा। लेकिन दूसरी चीज आप लोग ध्यान देना, अगर आपने सक्शन प्रेशर जो आपका है वो शुरू में ही स्टार्ट कर दिया, कैथेटर नेल कैथ उसके साथ अटैच कर दिया और सक्शन शुरू है और आपने ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब में कैथेटर को डाल दिया, तो ऐसा करने से डालते समय कुछ ऑक्सीजन सक हो जाएगी, ज्यादा देर तक सक्शनिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन सक होने की वजह से एरिथमिया के चांस बढ़ जाते हैं। आप लोगों को पता है जब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होता है तब तब आपका कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और वो आपको सबसे पहले आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, और हार्ट रेट का ज़्यादा होना या कम हो जाना ही एरिथमिया कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन में एरिथमिया डेवलप होने के चांस रहेंगे। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक नर्स को एरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए सक्शनिंग के दौरान क्या करना चाहिए, तो आप कहेंगे इनिशिएट द सक्शन प्रेशर एट द विड्रॉल ऑफ द कैथेटर। जब हम कैथेटर को विड्रॉल करें उस दौरान सक्शन प्रेशर अप्लाई करें। ऐसा करने से एरिथमिया की कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, लिख देता हूँ, टू प्रिवेंट दी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोल रहा, जगह कम है इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट बोल रहा हूँ। टू प्रिवेंट एरिथमिया, टू प्रिवेंट एरिथमिया ड्यूरिंग सक्शनिंग, नर्स इनिशिएट का मतलब होता है इनिशिएट द सक्शनिंग एट
विड्रॉल ऑफ कैथेटर, विड्रावल ऑफ कैथेटर, जब कैथेटर को निकालें उस दौरान आप सक्शनिंग को शुरू करें, ये आपका इंपॉर्टेंट एक्शन हो जाता है एरिथमिया को रोकने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी पेशेंट के ट्रेकिया में ट्यूब डालना तो ट्रेक्योस्टोमी कहलाता है, लेकिन उसी ट्यूब को ट्रेकिया से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, डीकैनुलेशन कहलाता है। अगर किसी मरीज की ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को निकालना हो तो उस टर्म को मेडिकल में क्या बोला जाता है, डीकैनुलेशन। इसका मतलब कभी भी आप ये ना समझें कि रिमूवल ऑफ द कैनुला। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीकैनुलेशन, DSSB के अंदर क्वेश्चन पूछा था ये, और पहला ऑप्शन दिया था रिमूवल ऑफ कैनुला, बी ऑप्शन दिया था रिमूवल ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, और सी ऑप्शन दिया था रिमूवल ऑफ ईटी ट्यूब। तो आपका राइट आंसर होगा रिमूवल ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब मींस डीकैनुलेशन। रिमूवल ऑफ ईटी ट्यूब को बोला जाता है एक्सट्यूबेशन करना। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के कॉम्प्लिकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब के कॉम्प्लिकेशन जल्दी से देखें आप लोग। अगर ये कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो तीन प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से समझ लें कि एक होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो नई स्लाइड मैंने ले लिया है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी, और इस कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं ट्रेक्योस्टोमी के, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि एक होता है ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर के दौरान आप लोग देखें तो एक तो आपको हो सकता है, पेन चेंज कर लेते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन है जिसका नाम है लैरिंगियल नर्व इंजरी, लैरिंगियल नर्व इंजरी। भाई कोई नर्व है वो कट सकती है, इसलिए लैरिंगियल नर्व इंजरी हो सकता है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी यही है। मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछा जाए ट्रेक्योस्टोमी के कारण तो आप कहेंगे लैरिंगियल नर्व इंजरी हो सकता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर पूछा जाए तो भी यही बताएंगे। इसके अलावा बी आप लोगों से पूछा जाए तो आप बोलना न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स। इसका मतलब ये होता है, न्यूमो का मतलब एयर और थोरेक्स का मतलब थोरेसिक कैविटी में अगर एयर चली जाए, आप डायरेक्ट ओपनिंग कर रहे हैं, किसी भी कारणवश ज्यादा एक्सेसिव एयर अंदर चली जाए तो क्या कोज कर सकती है, न्यूमोथोरेक्स। दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी। तीसरा अगर हम आपसे यहाँ पे ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, मरीज को ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि इंसिजन लगाएंगे, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग और हेमरेज, ये तीन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर करते टाइम आपको तीन कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखी जाए तो आप लोग बता देना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज लैरिंगियल नर्व इंजरी। इसके बाद आता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, सेकंड वन आप लोग बता दें, दैट इज इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। और इमीडिएट में याद रखें, 2 नंबर में आपसे बात कर रहा हूं, इमीडिएट शीघ्र क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, तुरंत, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। इमीडिएट अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, RDS भी बोला जाता है, या आप लोग बोलना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सांस लेने में मरीज को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, जिसको आप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है, क्यों डेवलप हो जाती है, तो आप लोग बोलना डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब। अगर आपसे पूछा जाए ये भी बोल सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, ट्यूब के डिस्प्लेस होने के कारण, ट्यूब का अपनी जगह से निकलने के कारण आप लोगों को क्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाती है। और जब भी ट्यूब डिस्प्लेस होगी तो रेस्पिरेटरी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप होती है। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब से रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action, what is the priority nursing action when tracheostomy tube dislodge, tracheostomy tube dislodge, या आपको कह सकता है डिस्प्लेस एक्सीडेंटली ड्यूरिंग कफिंग ऑफ पेशेंट। एक मरीज है, क्वेश्चन समझना, उसने जोर से खांसी की, उसको ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगा हुआ था, वो डिसलोज हो गया, निकल गया, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया एक्सीडेंटली। बताओ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन सुनना, यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे बोलना ऑप्शन ए है रोज पोजीशन देंगे, उसको रोज पोजीशन देंगे, या फिर बी ऑप्शन है ग्रास्पिंग द सूचर, अराउंड ट्यूब के चारों ओर जो सूचर निकाल रखे हैं, लगा रखे हैं, उनको ग्रास्प करना है, खोल देना है, निकाल देना है। यूज ट्रेकियल डायलेटर, या फिर डी आप लोगों से बोल सकता है इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और ई ऑप्शन आपको बोल सकता है री इंसर्ट ट्यूब। आपसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा है, प्राथमिक एक्शन आपसे पूछा है, तो ये सारे मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से लिखे हैं। सबसे पहले ऐसे मरीज को आप पहली प्रायोरिटी ध्यान में रखें, उसको रोज पोजीशन देंगे। दूसरा, उसके सूचर्स को ग्रास्प कर देंगे ताकि ट्यूब है वो पूरी बाहर आ जाए, और उसके बाद उसमें ट्रेकियल डायलेटर डाल देंगे ताकि उसमें एयर अंदर चली जाए। उसके बाद जाके डॉक्टर साहब को बता देंगे, और डॉक्टर साहब आके क्या करेगा, आपके री इंसर्ट करेगा ट्यूब, या उसको जो भी कुछ करना होगा। आपसे लीस्ट प्रायोरिटी पूछ सकता है, आपसे सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी पूछ सकता है, आपसे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन है, 3 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। सेम ऑप्शन रहेंगे लेकिन आंसर अलग अलग हो जाएंगे, मैंने आप लोगों से बात कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिलेड कॉम्प्लिकेशंस की, मैंने आप लोगों से देखो 2 चीजें डिस्कस की हैं, एक होती है ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन और एक होती है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात कर रहे थे तो ड्यूरिंग में आप लोगों ने बताया था, ड्यूरिंग में आपने बोला, 1 सेकेंड भाई, यहां पे थे हम ड्यूरिंग। देखिए ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन में जब भी बात आएगी तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब करने के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आपने बताया होगा ब्लीडिंग हो सकती है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, लैरिंजियल नर्व इंजरी हो सकती है, ये सब मैंने बताया था, यहाँ से स्लाइड थी। उसके बाद मैंने इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन की बात की तो आपने रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बताया जो कि ट्यूब के डिस्प्लेसमेंट होने के कारण होता है। जब ट्यूब डिस्प्लेस हो गई तो आपने प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन बता दिए। अब लास्ट है डिलेड कॉम्प्लिकेशन। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे अलग पेन लेके डिलेड कॉम्प्लिकेशन 2 होती हैं जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। तीसरा मैं आप लोगों से बात कर रहा था डिलेड कॉम्प्लिकेशन जो बाद में डेवलप होती है, डिलेड कॉम्प्लिकेशन।
इसमें एक होती है ट्रैक्यो मलेशिया और एक होती है ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला। ट्रैक्यो मलेशिया और एक होती है ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला, TEF। एक बार सुन लें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब मैं शुरुआत में आप लोगों को बता रहा था कि एक कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब होती है, अब जो कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब होती है उसमें जो कफ फूलता है वो कफ फूलने के कारण प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालता है तो वो प्रेशर के कारण स्किन की जो लेयर है वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, स्किन सॉफ्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं ट्रैक्यो इसोफेगियल, ट्रैक्यो मलेशिया बोलते हैं। यहाँ पे समझे एक बार, जब आप एनाटोमिकली देखेंगे तो आपका ये वाला है ना, ये आगे की ओर ट्रेकिया होता है और ये पीछे की ओर जो है ये आपका इसोफेगस होता है। पीछे की ओर आपका क्या होता है, जस्ट इसोफेगस। लेकिन ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में ये जो दीवार है ये कॉमन होती है, और ये दीवार कॉमन होती है तो यहाँ पे आपने कौन सी ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब डाल रखी है, ये वाली कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। अब कफ ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब के द्वारा इन डायरेक्शन में क्या डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है, तो जो ये बीच वाली दीवार है ये सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द वाल्व बिटवीन द ट्रेकिया एंड इसोफेगस, दैट इज नोन एज ट्रैक्योमलेशिया, एंड दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द कफ ऑफ द ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब। लेकिन इसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे ये ओपनिंग डेवलप हो जाएगी, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक रास्ता बन जाएगा जिसको आप बोलते हैं ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला। फिस्टूला का मतलब ओपनिंग बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। अब आप सक्शनिंग करेंगे, सक्शनिंग के दौरान फूड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं आपके सक्शन एपरेटस में, दैट विल इंडिकेट टू, तो आप कहेंगे दिस वन इंडिकेट टू अराइज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला एंड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। आप लोग डॉक्टर को जाके इन्फॉर्म करें। इस प्रकार से ये आपके ट्रैक्योस्टोमी के कॉम्प्लिकेशन थे। ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशन, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, डिलेड कॉम्प्लिकेशन। डिलेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो लेट जाके डेवलप होते हैं, लंबे समय तक ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब डली होती है तब आपके डेवलप होते हैं, जिसमें ट्रैक्योमलेशिया है और ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला है। इनका मीनिंग पूछा जाता है। ट्रैक्योमलेशिया का मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रेकिया ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द कफ, और ट्रैक्यो इसोफेगियल फिस्टूला का मतलब ओपनिंग बिटवीन द ट्रैकिया एंड इसोफेगस। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। ट्रैक्योस्टोमी का जो आपका चैप्टर था, प्रोसीजर था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके 2 पार्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखें, फिर सेकंड पार्ट को देखें आप लोग। तब तक के लिए एक बार फिर से मैं बलजीत यादव आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।